आजकल आप लोग देख रहे होंगे अंतरिक्ष में जो कचरा है, जो मलबा है, इसको लेकर बड़ी चिंताएं जताई जा रही हैं और वैश्विक सहयोग की बातें की जा रही हैं। पृथ्वी की निम्न कक्षा में उपग्रहों तथा अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा से वैश्विक चिंताएं बढ़ी हैं तथा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना यह अंतरिक्ष क्षेत्र अनुपयोगी हो सकता है। और आप देखेंगे कि अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष यातायात समन्वय पैनल ने इस चुनौती से निपटने के क्रम में तत्काल उपाय अपनाने का आह्वान भी किया था। और देखिए, अगर हम लोग अंतरिक्ष की बात करें ना, तो अंतरिक्ष वह विस्तार है जो पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, हम लोग कचरे के बारे में जान लेते हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करेगा। निम्न पृथ्वी कक्षा LEO, निम्न पृथ्वी कक्षा पृथ्वी के ऊपर 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित कक्षा है और यह क्षेत्र पृथ्वी की सतह के सबसे निकट होने के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित उपग्रहों हेतु सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कक्षीय क्षेत्र है। LEO की कक्षीय यांत्रिकी की बात करें तो किसी उपग्रह को LEO में बने रहने के लिए लगभग 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमण करना होता है। इस गति पर उपग्रह की गति से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होने से उपग्रह अपनी कक्षा बनाए रखने में सक्षम होता है। परिणाम स्वरूप LEO में स्थित उपग्रहों को पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। उपकक्षीय ऑब्जेक्ट के विपरीत जो पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं या पलायन वेग 25,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति वाले पिंड LEO में स्थित ऑब्जेक्ट अनिश्चित काल तक कक्षा में बने रहते हैं, जब तक कि यह वायुमंडलीय आकर्षण या फिर कक्षीय क्षरण जैसे बाहरी बलों से प्रभावित न हो। LEO के अगर महत्व देखें इसका, तो उपग्रह अनुप्रयोग। LEO पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों हेतु उपयुक्त है क्योंकि पृथ्वी की सतह से निकटता के कारण इनसे उच्च रेजोल्यूशन वाली छवियां एवं डेटा मिलते हैं। कई संचार उपग्रह एवं वैज्ञानिक मिशन में भी बेहतर संचरण गति तथा कम विलंबता के लिए LEO का उपयोग होता है। LEO उपग्रह ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन LEO में परिक्रमा करने के कारण यह मानव अंतरिक्ष अन्वेषण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सुलभ है और इसकी स्थिति से नियमित पुनः आपूर्ति मिशनों के साथ चालक दल के आवागमन में सुलभता आती है। लागत, प्रभावशीलता एवं पहुंच। भूस्थिर कक्षा जैसी उच्च कक्षाओं की तुलना में LEO में उपग्रहों को लॉन्च करना आसान और सस्ता है। कम ऊंचाई का अर्थ है कक्षा तक पहुंचने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता। LEO से संबंधित चुनौतियां क्या हैं, ये भी याद रखिएगा। LEO में अंतरिक्ष मलबा। LEO में उपग्रहों की बढ़ती संख्या के कारण अंतरिक्ष में मलबे के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। कचरे की बात हो रही है। इस कक्षा में निष्क्रिय उपग्रह, इनके टूटे हुए हिस्से तथा बेकार हो चुके रॉकेट होने से सक्रिय उपग्रहों तथा एवं अंतरिक्ष यान के बीच टकराव का खतरा पैदा हो सकता है। और LEO में 14,000 से अधिक उपग्रह, जिनमें आप देखते हैं 3500 3,500 निष्क्रिय उपग्रह भी शामिल हैं। साथ ही लगभग 120 मिलियन मलबे के टुकड़े भी हैं। हाल की घटनाओं जैसे कि चीन के रॉकेट एवं एक निष्क्रिय रूसी उपग्रह के विस्फोट के कारण अंतरिक्ष में मलबा बढ़ जाने से ISS पर मौजूद उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यात्रियों के समक्ष खतरा उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है? खतरा उत्पन्न हुआ है, टकराव का खतरा। तो LEO में उपग्रहों की संख्या बढ़ने से 2024-29 के बीच 556 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का खतरा है। विगत वर्ष प्रति उपग्रह क्लोज इनकाउंटर में भी 17% की वृद्धि हुई है। कक्षीय सेचुरेशन। तो स्पेस एक्स की स्टारलिंक 6,764 उपग्रह जैसी कंपनियां द्वारा संचालित उपग्रहों के कारण इनकी बढ़ती संख्या से इनके प्रभावी विनियमन के साथ इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण हो गया है। प्रबंधन संबंधी चुनौतियां। तो व्यवसायिक हित। स्पेस एक्स की स्टारलिंक जैसी निजी कंपनियां पर्याप्त मालिकाना उपग्रह डेटा की सुरक्षा करती हैं और जिससे पारदर्शिता और डेटा साझाकरण में बाधा आती है और इससे उपग्रहों और अंतरिक्ष मलबे को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
मानकीकरण का अभाव। वर्तमान टकराव से बचने के तरीके अनौपचारिक हैं जो असंगत डेटा प्रारूपों और प्रोटोकॉल पर निर्भर है। इस खंडित दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप जवाबदेही संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा उपग्रह प्रचालन के लिए सार्वभौमिक मानकों का विकास जटिल हो जाता है। रणनीतिक चिंताएं। तो भू राजनीतिक तनाव। देश पर्याप्त राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण उपग्रह डेटा साझा करने में अनिच्छुक रहते हैं, विशेष रूप से नागरिकों और सैन्य दोनों कार्यों वाले दोहरे उपयोग वाले उपग्रहों के संबंध में। या अनिच्छा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और केंद्रीकृत अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन प्रणाली के निर्माण को जटिल बनाती है। एलईओ का सशक्तिकरण। चीन, अमेरिका, भारत 2019 मिशन शक्ति और रूस 2021 को कॉस्मोस 1408 का विनाश जैसे देशों द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण ने अंतरिक्ष मलबे में काफी वृद्धि की है और जिससे एलईओ संचालन के लिए दीर्घकालिक जोखिम उत्पन्न हो गए हैं। चीन के ST-19 परीक्षण से 3000 से अधिक ट्रैक करने योग्य टुकड़े उत्पन्न हुए हैं। यहाँ देखिए, अगर बात करें अंतरिक्ष मलबा की, तो अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी की कक्षा में खंडित प्राकृतिक वस्तुओं को संदर्भित करता है जो अब किसी भी कार्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं, और इसमें निष्क्रिय उपग्रह, समाप्त हो चुके रॉकेट के चरण तथा टकराव या फिर अन्य घटनाओं से उत्पन्न टुकड़े शामिल हैं। अंतरिक्ष में मलबे से क्या खतरे हैं? परिचालन उपग्रहों के लिए खतरा। अंतरिक्ष मलबा परिचालन उपग्रहों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है क्योंकि टकराव के कारण वे गैर कार्यात्मक हो सकते हैं और जिससे महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हो सकती हैं। कक्षीय स्लॉटों में कमी। तो आप देखिए, विशिष्ट कक्षीय क्षेत्रों में मलबे का संचयन भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रमुख कक्षीय स्लॉटों की उपलब्धता को सीमित कर देता है। क्या कर देता है? सीमित कर देता है। और आप देखेंगे कि आप देखेंगे अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता में चुनौतियां। तो अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा अंतरिक्ष में वस्तुओं की गतिविधियों को ट्रैक करने और भविष्यवाणी करने के प्रयासों को जटिल बनाती है और जिससे उपग्रह ऑपरेटरों और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए स्थिति संबंधी जागरूकता बनाए रखना कठिन हो जाता है। केसलर सिंड्रोम। तो अंतरिक्ष में वस्तुओं मलबे की बढ़ती संख्या से केसलर सिंड्रोम उत्पन्न हो सकता है और जिसमें कक्षा में मलबे का घनत्व बढ़ जाता है और जिससे टकराव तथा मलबे के और अधिक निर्माण की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 में एक निष्क्रिय रूसी उपग्रह एक अमेरिकी जलवायु उपग्रह से टकरा गया और जिससे हजारों मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए। केसलर सिंड्रोम नासा द्वारा प्रस्तावित बिग इकाई थ्योरी वर्ष 1978 का खंडन करता है और जिसमें सुझाव दिया गया था कि अंतरिक्ष की विशालता के कारण अंतरिक्ष मलबा दीर्घकालिक समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। बात आती है कि अंतरिक्ष मलबे की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या पहले हैं। तो भारतीय अगर पहलों की बात करें हम लोग, तो इसरो की सुरक्षित एवं सतत परिचालन प्रबंधन प्रणाली IS-4OM इसे वर्ष 2022 में टकराव का जोखिम उत्पन्न करने वाली वस्तुओं की निरंतर निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। यह अंतरिक्ष मलबे के विकास की भविष्यवाणी करता है तथा इससे संबंधित खतरों को कम करने के लिए रणनीति विकसित करता है। और इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। टकराव से बचाव के उपाय। तो 2022 में इसरो ने भारतीय परिचालन अंतरिक्ष परिसंपत्तियों और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के बीच संभावित प्रभावों को रोकने या टकराव से बचने के लिए 21 सफलतापूर्वक परीक्षण किए। अंतरिक्ष मलबा अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना इसरो द्वारा अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और समन रणनीति विकसित करने के लिए एक समर्पित केंद्र के रूप में की गई है। प्रोजेक्ट नेत्र अंतरिक्ष मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली। इसका उद्देश्य भारतीय उपग्रहों को टकराव से बचाना है। वैश्विक पहलों की बात करें तो अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति IADC, अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की स्थापना 1993 में एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में की गई थी जो अंतरिक्ष मलबे के बढ़ते मुद्दे के समाधान के लिए अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के बीच प्रयासों का समन्वय करती है। बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति ये आप देखिए COPUOS बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए दिशा निर्देश विकसित करती है और जिससे अंतरिक्ष मलबे के शमन के उपाय भी शामिल हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्वच्छ अंतरिक्ष पहल ESA की स्वच्छ अंतरिक्ष पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को कम करना और मलबे के निर्माण से बचने के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहित करके तथा मौजूदा मलबे को हटाकर सतत अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देना। आप देखिए, अंतरिक्ष गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र की 5 संधियां हैं। एक बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की संधि 1967 की है। अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में
विक्षेपित वस्तुओं की आपसी पर समझौता 1968 में, अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति के लिए दायित्व पर अभिसमय 1972, बाह्य अंतरिक्ष में विक्षेपित वस्तुओं के पंजीकरण पर अभिसमय 1976 में, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर राष्ट्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला समझौता 1979 में। और भारत ने सभी 5 संधियों पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन मून एग्रीमेंट का अनुसमर्थन नहीं किया है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब इसमें आप देखते हैं, कहते हैं कि बेहतर निगरानी की बात होती रहती, ट्रैकिंग प्रौद्योगिकियों को उन्नत करना और कक्षा मॉडल में सुधार करना, मलबे का सटीक पता लगाना प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण की बातें होती रहती हैं। बेहतर समन्वय की भी बातें होती रहती हैं, मलबे के उत्पादन को कम करने की बातें होती हैं, सक्रिय जो मलबा है उसे हटाने की बातें भी होती रहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का अनुपालन की बातें भी होती रहती हैं। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन अगर इस तरह के टॉपिक से आंसर राइटिंग यानी कि मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तब भी आप लोग ए पॉइंट लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए आप लोगों को। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।